सो प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मोल, क्या लिया है आपने? एक मोल लिया है, एक मोल लिया है कॉम्प्लेक्स, और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, मतलब CO NH3 का होल 5 Cl3 और समथिंग लाइक दिस। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इन्होंने ऐसे ही रफली लिखा है, लेकिन लिखा है कि जब इसको सिल्वर नाइट्रेट, और वो भी बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो उनको 2 मोल सिल्वर क्लोराइड देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक बात बताओ कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर क्लोरीन है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं कर। कौन कौन है बिल्कुल नहीं करेगा? जल्दी हाथ उठाइए। हाँ सही बता रहे हैं। तुम लोग पढ़े थे कल दोनों लोग, ये वाली बात हुई थी, ब्रैकेट के अंदर की चीज कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हमेशा कौन करेगा? बाहर। इसका मतलब कम से कम 2 क्लोरीन अगर बाहर होगा तभी रिएक्शन होगा। इसका मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है? इसका मतलब उस एक्चुअल स्ट्रक्चर में 2 क्लोरीन बाहर है। कितना क्लोरीन बाहर है? और उसके बाद वाली चीज क्या है ब्रैकेट में, मतलब CO NH3 का होल 5 और Cl। ऐसा ही होगा ना, 3 हो जाता, 3 बाहर रहता, 3 सिल्वर क्लोराइड बनता। अच्छा, ऐसा कोई एग्जांपल है क्या? राइट आंसर इज, समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जाम में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही का क्वेश्चन है, जरा देखिए। मजाक चल रहा है, कहीं मना कर दिया करो, ऐसा क्वेश्चन आया कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। बोर्ड्स वगैरह में आ जाए तो मना कर दीजिए। ये क्वेश्चन है, नोट भी करते रहिए। एक क्वेश्चन है कि देखिए एक प्लैटिनम है, वो एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्या बना रहा है? और वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का है, Pt.x NH3Cl4, मतलब x मोल अमोनिया यूज हो रहा है और क्लोरीन 4। कह रहे हैं कि जब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से, क्या किसे? Pt.x मोल ऑफ अमोनिया और Cl4, और जब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमें देखने को मिलता है 3 मोल सिल्वर क्लोराइड। सवाल यह है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, हमें क्या देखने को मिला? 3 मोल सिल्वर क्लोराइड। कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व। ठीक है, बढ़े तो लिख लो। अच्छा चलो, इसका मतलब 3 क्लोरीन कहाँ होगा? बाहर होगा। और यहाँ लिखो Pt और ब्रैकेट में लिखो अमोनिया का होल 5Cl। देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तीन क्लोरीन लिखा है, कितना क्लोरीन है? और 3 क्लोरीन का 1/3 क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और क्या बना रहा है? 1/3 सिल्वर क्लोराइड। अरे बेटा, 3 का 1/3 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर कितना क्लोरीन होगा? 1। ब्रैकेट के बाहर कितना क्लोरीन होगा? 1। और अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो ये आंसर इस तरीके से हो गया, इस तरीके
हो गया। ये लिखा है कि 1/3 क्लोरीन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। 3 का 1/3 भैया 1 होता है, इसका मतलब क्लोरीन, 1 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर और 2 क्लोरीन अंदर, यही हो गया। और क्या था, क्रोमियम, क्या था, क्रोमियम। और इसके बाद यहाँ लिखो अमोनिया, और कितने लगेंगे, 4। बना लो आंसर, आंसर नोट कर लीजिए। अब मैं इसमें सारा खेल समझने का है। चलिए आगे बढ़े। ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हम बैलेंस कर रहे हैं इसका। जब इसके पहले मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया है, वहाँ से, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब अच्छा टॉपिक है, पढ़े। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चीज पर ध्यान देना है, बाकी चीज ऑप्शन में ऑलरेडी लिखा है, मैं यहाँ सीधे ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। चले आगे बढ़े। हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर कुछ खास चीज देखने को समझिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर देखिए अमोनिया कैसा है, अमोनिया पे कितना लोन पेयर, 1। अमोनिया पे कितना लोन पेयर, 1। एक अमोनिया पे 1 लोन पेयर तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 1। तो अमोनिया कैसा लिगेंड हो गया, मोनोडेंटेट। कैसा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने अमोनिया हैं, 2। तो इसका नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 2, और इनकी डेंसिटी कितनी है, 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, तो जरा देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो इस तरीके का कंपाउंड जिसके ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक तरीके का लिगेंड लगा होता है, इसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा देखो ये वाले कंपाउंड को देखो, तो इस ब्रैकेट के अंदर 2 तरीके का लिगेंड है, एक ये है और एक ये, हेट्रोलेप्टिक। ये वाले को क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक। अब यहाँ पर पानी के पास कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 1। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, 1, और संख्या में कितना है, 1। और तो क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इनटू लिगेंसी प्लस, फिर से 5 अमोनिया है तो नंबर ऑफ अमोनिया कितना हो गया, 5। नंबर ऑफ अमोनिया कितना हो गया, तो इसका नंबर ऑफ लिगेंड कितना हो गया, 5। और एक अमोनिया कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, 1। तो इसकी डेंसिटी कितना हो गया, 1। क्या हो गई, 1 इंटू 5। कितना आंसर आया, 6 आया है। जरा देखो ये आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। चाहो तो नोट कर लो, वैसे चाहो तो नोट कर लो, ऐसे डायरेक्ट छोटा सा ऑप्शन एग्जांपल वगैरह नोट करते रहोगे तो कॉन्सेप्ट बनता रहेगा। नहीं नोट करोगे तो पढ़ते समय आएगा और जब रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये सब तो आप लोग को आता है, हम ही निकाल दो फ्रेम से तुम लोग, मतलब आगे बढ़े। अब वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये जो रूल है ये किसने दिया था, सिडविक साहब ने। किसने दिया था, सिडविक साहब ने। और सिडविक साहब का ये कहना था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है, कौन, जो सेंट्रल मेटल है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, उसकी जो वैल्यू आ रही है, उसकी जो EAN वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू आ रही है, उसकी जो EAN वैल्यू है, अगर वो किसी नोबल गैस के बराबर है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, और अगर नहीं है तो वो अनस्टेबल है। क्या बोला उन्होंने, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसके सेंट्रल मेटल की जो वैल्यू EAN वैल्यू है वो अगर किसी नोबल गैस के बराबर आ रही है तो वो क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर नहीं होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखा है कि EAN क्या होता है, तो लिखा हुआ है, बात लिखी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर। और अगर कोई आयन है तो उस आयन पर
कैसा चार्ज है, जनरली आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो सेंट्रल मेटल है तो उसके ऊपर कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जरा बताओ? पॉजिटिव होगा, सकता है। तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी उसको उसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोई बात नहीं, समझने की जरूरत नहीं, दिखाते हैं। अरे यहाँ काहे नहीं आएगा, ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ डोनर एटम। अच्छा, डोनर एटम को ही तो लिगेंड कहते हैं। चलो फॉर्मूला लिखो, ये लिखो, ये सब मत लिखो, ये लिखो। तो ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं हो गया, अभी सिखाते हैं। ये तो ऐसे लिख दिया है ताकि हमको ना लिखना पड़े। ये लिखो, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लिखो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसने दिया था? तो कहेंगे सेडविक साहब ने। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एटॉमिक नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अच्छा, कोई एटम हम कैसे लिखते हैं? जेड एक्स ए। जेड क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, ए बताता है एटॉमिक मास, और एक्स बताता है एलिमेंट। क्या बताता है? एलिमेंट। अच्छा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है ना? क्या पढ़ा था? डेंसिटी इंटू लिगेंसी। जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखा है ये पूरी बात पढ़ लो, पूरा फॉर्मूला पढ़ लो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर है तो स्टेबल, अगर नहीं है तो अनस्टेबल। नोट करो, पहले नोट करो फिर सिखाएं। भगा दो तुम लोगों को, एकदम साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। अरे मैं चला जाऊंगा तो पढ़ाएगा कौन? अरे आगे बढ़े। चल, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? K4FeCN6। यहाँ से सीखते हैं, मजा आ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कितना आ गया? मुझे यहीं से दिखा है। किसको किसको आगे, किसी उसको नहीं आया? यदि आया नहीं आया तो हम बताएं। हम लोग ने पहले किया है इस तरीके से क्वेश्चन। सही बता रहा बिल्कुल। अरे हाथ नहीं उठाओगे तो सीखोगे कैसे? यहाँ तुमको नहीं आ रहा तो तुमको बोलना पड़ेगा बाबू, नहीं तो क्या सीखोगे? तुम्हारे लिए भी हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, तब जा करके सेलेक्ट होगे। तो दूसरे को आ गया इस वजह से अपना दिन ना करा तो सीखो। चलो, क्या लिखा हुआ है? K4FeCN का होल 6 लिखा हुआ है। तो क्या तरीका सिखाया था? सबसे पहले इसको यहाँ से तोड़ोगे तो इसको कितना चार्ज आएगा? 4-। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? जैसे ही लिखा तो हमने क्या लिखा? Fe + 6 इंटू CN माइनस इज इक्वल टू -4, ये लिखा। अच्छा, एक साइनाइड में कितना? -1, तो 6 साइनाइड है ना, और आयरन का तो हमको पता ही नहीं है, इज इक्वल टू -4। तो कितना आंसर आया? हमारा तो आंसर +2 आ रहा है। कौन गधा था? इस पर मैं विश्वास कर लिया अपना। यार ये गलत बात है। कितना आया? अच्छा हुआ बेटा तुमको नहीं आता था, तो देखो मेरा सही आंसर आ जाता, वरना इस लड़के के चक्कर में धोखा हो जाता। अनायता समझ आ रहा है? दिव्यांका आ रहा है तुम्हें? चलो, समझ आया? अब यहाँ पर फॉर्मूला रखिए, क्या? एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26। कितना? 26। अब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2 लिखो, 2 लिखो एक ही बार, है ना? अब आगे आगे क्या लिखा है? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है साइनाइड का?
सही बता रहे हो, लेकिन कैसे आया? तो कहेंगे सर साइनाइड के ऊपर की डेंसिटी होती है 1, कितनी होती है? और एक साइनाइड के ऊपर कितने साइनाइड है यहाँ पे? तो साइनाइड कैसा होता है? मोनोडेंटेट। और कितने? 6। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? 6। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 26, अब यहाँ पर -2, 24 हो गया। और 24 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36। अरे कोई ऐसी नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है? क्रिप्टॉन। किसके बराबर आ गया? क्रिप्टॉन। बिल्कुल सही है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। नीचे वाले को करो, नीचे वाले को सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? मुझे तो ऐसे ही पता है। अबे लिखा नहीं, लिखो K3FeCN6। मेरा आंसर तो आ गया। कौन बताना चाहेगा? जो बताएगा, जिसको जिसको लगता है कि वो कोशिश कर सकता है, हाथ उठा ले, उसी को सिखाएंगे। कोई नहीं बताना चाहेगा? चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा, खुद सॉल्व करो, अगले मिनट में मैं तुम्हें को सिखाऊंगा। नियॉन तो हो ही नहीं सकता, किसी हाल में नियॉन नहीं हो सकता। 35 आएगा। देखो आंसर किसका किसका 35 आएगा? देखो देखो तुम सीखो। K3 है, इसका मतलब इसके ऊपर कितना निगेटिव चार्ज आएगा? तो आंसर आएगा -3। कितना आएगा? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ भी -3, यहाँ -3 और +6 कितना आ गया? +3 आ गया। देखो ये आया, आ गया। आयरन के ऊपर कितना आ गया? +3। आयरन का एटॉमिक नंबर वही रहेगा 26 माइनस कितना? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 3 और +2 इंटू कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। आंसर कितना आ रहा है? 35 आ रहा है क्या? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है क्या? क्या इसका एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन के बराबर है क्या? नहीं है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। चलो आंसर सही था, आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ, अगला करो। कौन है? हाँ बच्चा बताओ, आंसर कौन दे रहा था? दिव्यांग का 35 आ रहा है, देखो बेटा 36 नहीं आ रहा है। ठीक है चलो, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर बता दे। 78 लिखो। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78। सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर चाहिए होगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले 78 चीज लो। अब तुमको क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट। सॉल्व करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकालो। मैं सॉल्व कर दूं? बोलो। हाँ बहुत सही, कौन बताया? बिल्कुल सही आंसर है। किसका नहीं आया? 4 आ गया? जल्दी बताइए, जिसका नहीं है उसी को सिखा देंगे। बता दो सावंत, बता दो। चलो ये देखो लिखा है K2 और यहाँ इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर प्लैटिनम और Cl6 और इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज। कितना निगेटिव चार्ज? तो इसका मतलब यहाँ पर -2 और यहाँ पर हो गया एक क्लोरीन कैसा चेन के ऊपर कितना कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 1। तो क्लोरीन कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। कैसा है? तो 1 इंटू डेंटिसिटी इसकी 1 हो गई और कितने हैं संख्या में? 6। तो -6 है, -6 इज इक्वल टू -2 और यहाँ पर लिख दो प्लैटिनम। ये लिखोगे ना? तो प्लैटिनम इज इक्वल टू -2 + 6 कितना आ गया? +4 आ गया क्या? आया कि नहीं आया? सॉल्व कर लो। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। पता चल गया 4। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सही, बहुत सही। तो +2 इंटू 6 कितना आ गया? इसके बराबर रेडॉन। ये भी तो सिखाइए। इसके बराबर फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? देखिए लाइव क्लास में किसको किसको आया तुम लोग का? अनायका आ रहा है बेटवा? चलो समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अच्छा पीछे कुछ क्वेश्चन थे, ये हम लोग देख रहे थे।
जरा देखो ये घर पे सॉल्व करना, जा करके लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, घर पे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ रेडॉन के बराबर आया, क्रिप्टॉन के, रेडॉन के, क्रिप्टॉन के, क्रिप्टॉन के, क्रिप्टॉन के, आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा जो है 28, नहीं आयरन आयरन का आयरन 27, माफ कीजिएगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। आयरन कोबाल्ट निकेल, हाँ फेंको नहीं, आयरन कोबाल्ट निकेल 26, 27, 28। ठीक है, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, खाली घर पे तुम सॉल्व करोगे तो तुमको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, एंडोडेंटेट, लिगेंड पढ़ाया था ना। जो एक कोऑर्डिनेट 1 बनाएगा उसकी डेंसिटी 1, जो 2 बनाएगा 2, जो 3 बनाएगा उसकी डेंसिटी 3। कार्बोनिल ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंट, इसकी डेंसिटी 1 होगी, इसकी भी डेंसिटी 1 होगी, इसकी भी डेंसिटी क्या होगी 1, बाकी 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। इसकी भी डेंसिटी क्या होगी 1, इसकी भी डेंसिटी 1 होगी और इसकी भी डेंसिटी 1 होगी। बाकी लिगेंसी तो आप निकाल लोगे, जितने लिगेंड उतने से मल्टीप्लाई कर लो, क्या निकल आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लोगे ना। नोट कर लिया सारे, घर पे सॉल्व करना। चलो हेडिंग डालो, एटॉमिक नंबर पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर एक बात समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। जनरली पढ़ाने का कोई बहुत वो नहीं था, लेकिन आना चाहिए, बहुत आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाली चीज़ ही एग्जाम में आती है, मतलब जो अच्छे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अब बहुत मज़ेदार है, अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने इसकी पहले की क्लास करी है तो ये आपको आएगा। तो अब हम बात करते हैं लीगेंड्स की, लीगेंड की ताकत की, किसकी। हम दो बात समझो, आपके घर में एक दूर की अंकल आए और आपके घर में आपकी बुआ है। कौन आए, आपके घर में 2 लोग आ रहे हैं, एक लोग आ रहे हैं आपके घर में, एक बार आई आपकी बुआ, और बुआ कभी भी आपके घर में अगर गेस्ट रूम होगा तो बुआ गेस्ट रूम में रुकती है क्या, नहीं रुकती। अब बुआ अपने अपने मायके में रहती होंगी तो उनका कोई रूम रहा होगा, जैसे मान लो मेरी बहन का रूम, मेरी मम्मी के रूम के, मेरे जिस फ्लोर पे मेरी मम्मी का रूम है पीछे वाला, तो मेरी बहन का कमरा बीच वाला कमरा है। हम लोग ऐसे ही अपने आप ऐसे चलता है, पीछे का कमरा, बीच का कमरा, आगे का कमरा, राइट, मतलब नीचे का कमरा चल रहा है, ये अपने ये नहीं रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं चलता। तो मेरी बहन का कमरा है बीच का कमरा। अब मेरी बात को समझो, अभी मान लो उसकी शादी हो गई, मान लो अभी तो नहीं हुई लेकिन हो जाएगी शादी, तो क्या होगा जब कभी भी वो वापस आएगी, तो मान लो मेरे घर में जो नीचे का फ्लोर है उस फ्लोर पे हमने अपने कमरे को बढ़िया गेस्ट रूम बनाया। मेरी इतनी सी बात को बताना, अब मान लो मेरी भी शादी हो गई, किसकी शादी हो गई, अब मेरी शादी हो गई, मैं आगे के कमरे में रहता हूँ, अब मेरे बच्चे रहते हैं बीच के कमरे में, जो मेरी बहन का कमरा हुआ करता था, ठीक। अब मेरी बहन जब भी आएगी वो गेस्ट रूम में रुकेगी या मेरे बच्चे गेस्ट रूम में जाएंगे, ये सही खेलना। जब भी एक बार वो तो बुआ हो गई ना उसकी। अब मेरी बात को समझो, मान लो मेरे 2 बच्चे, एक आगे के कमरे में रहता है, एक बीच वाले कमरे में रहता है, और मेरी बहन रहती थी पहले, जब मेरी बहन रहती थी वो रहती थी बीच के कमरे में। बस कहानी को यहाँ से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। जब भी मेरी बहन आएगी, मेरे घर में गेस्ट रूम है लेकिन वो उसमें रुकेगी, क्या करेगी, उसका इतना प्रभाव है, इतना उसका दबदबा रहेगा, क्या करेगी, तो रुकेगी तो अपने कमरे में। अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बेटवा क्या करेगा, या तो अपने बड़े भाई के रूम में जाएगा। हाँ, अब पूरी कहानी को इस तरीके से देखिए कि मेरे मम्मी पापा का एक कमरा है, मेरी बुआ है और मैं और मेरा भाई, मैं और प्रशांत सर है। तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि मेरा कमरा वो बीच वाला कमरा है, मेरे भाई का प्रशांत सर का कमरा आगे का कमरा है, और मेरी मम्मी का लास्ट वाला रूम है, बीच में किचन है। अब मेरे घर को समझिए, तो मेरी बुआ है तो नहीं लेकिन मैं एक बुआ को मान लेता हूँ। अब मेरी बुआ है, ठीक है, तो आपको पता है क्या, बुआ रुक तो आउट हाउस में भी रह सकती है, नीचे गेस्ट रूम में रुक सकती है, लेकिन बुआ रुकेंगी कहाँ, उनको अपनापन फील नहीं होगा। क्या फील नहीं होगा, अपनापन। तो वो कहाँ रहना चाहेंगी, बीच वाले, मतलब हम में से, मेरे और प्रशांत में
जो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वही अपने कमरे से निकल के उस दूसरे कमरे में जाए। जैसे मेरी बहन सिद्धि है तो वो अपना कमरा नहीं छोड़ती, ठीक है। हाँ, प्रशांत सर का भी यही सीन है, वो अपने ही कमरे में सोएंगे। अब मैं ऐसा होता है कि कभी मैं इनके कमरे में जा रहा हूँ, कभी मैं उनके कमरे में जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो कह रहे कि आप जाओगे प्रशांत सर के रूम में, राइट। अब इस बात से ये चीज समझ में आई गई कि आने वाला गेस्ट की पावर डिसाइड करेगी कि तू कहाँ सोओगे, राइट। अब मेरे दूर के चाचा आ गए, कौन आ गया, कहाँ रुकेंगे, मेरे दूर के चाचा आ गए तो कहाँ रुकेंगे, तो कहीं गेस्ट रूम में रुकेंगे। कहाँ रुकेंगे, गेस्ट रूम में। इसका मतलब मैं अपना कमरा चेंज करूंगा क्या, प्रशांत सर करेंगे क्या, वो कहाँ रहेंगे, बाहर के कमरे में। इसका मतलब कि गेस्ट की पावर डिसाइड करेगी कि वो कहाँ रुकेगा, राइट। चलो इसी को कहते हैं फील्ड लिगेंड। तो लिगेंड की जो पावर है वो डिसाइड करेगी कि सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में मतलब डी सब सेल है। जैसे अगर मैं स्कैंडियम की बात करूँ, एक छोटे से एग्जांपल से सिखाऊंगा तो आ जाएगा। एक छोटी सी बात को समझो, अगर मैं उनसे कहता हूँ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 3p6, यहाँ तक तो 18 हो गया। मतलब ये किसके बराबर हो गया, आर्गन के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद खेल शुरू होता है, 3p6 के बाद आता है 3d और इसके बाद आता है 4s, 2,8, 18, उसके बाद शुरू होता है। कैसे डिसाइड करता है, इसके पीछे का ट्रिक सीख ही लो, जब देख रहे नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है 2n²। किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किस फॉर्मूले से डिसाइड होगा, 2n²। तो किसी भी सेल में, किसी भी साइड में लिख लिया करो, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये किस बात से डिसाइड होता है, इस फॉर्मूले से डिसाइड होता है। तो क्या हो गया 2n²। अगर पहली शेल है तो पहली शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि 2 × 1 का स्क्वायर क्या आ गया 2, 2 × 2 का स्क्वायर 2 × 4 = 8, 2 × 3 का स्क्वायर 3 × 9 = 18 भैया, 2 × 4 का स्क्वायर 4 × 16, 16 दूना 32। तो क्या बचपन में ये सुना था 2 8 1832, दिखा, डरने का है ही नहीं। अभी इसके पीछे भी सिखा देते हैं। मैं तो सिखाना चाहूँ तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सिखा दो कि ये 1s 2s 3s कहाँ से आ रहा है, ये भी सिखा दूँ, और सिखाना चाहूँ तो अफवाह सिखा दूँ, कि थोड़ा टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे। अभी आते हैं अपन काम की बात पर। यहाँ पर आ गया 3d, यहाँ पर आ गया 4s। अब बात आती है 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 18 तो भर गए, 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये किस बात से डिसाइड होता है, n+l रूल। कौन सा रूल, n+l रूल किसने दिया था, अफबाउ साहब ने। किसने दिया था, कौन से क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो n+l रूल, कौन सा रूल, तो n+l की दोनों की जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगी, जिसकी कम होगी उसी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी ज्यादा होगी उसमें बाद में जाएगा। नहीं जाएगा, बाद में जाएगा। तो देखो 3d, अच्छा देखो s p d और f, जो l की वैल्यू होती है, s की 0 होती है, p की 1 होती है, d की 2 होती है और f की 3 होती है। d का मतलब l, d का ये सब सेल बताता है, ये शेल बताता है। n मतलब जो वैल्यू है ये n है, और ये क्या है l, इसको l कहते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 3, n+l रूल है, कौन सा नियम है, n+l। और यहाँ पर देखो d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना आ गया, अच्छा देखो ये 4 है, क्या है, और ये क्या है 0, 4 + 0 = 2, कौन सी वैल्यू छोटी है, 4 की 5, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, मतलब 19वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, और 20वां, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कमरे में कितने लोग, ठीक है। तो 1 BHK रूम को में 2 लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, अब मुझसे कुछ लोग लड़ाई कर लेंगे, सावन 4s ही नहीं 4p भी होता है, 4d भी होता है, 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, 4s 4p 4d उसके बाद 4f भी जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम कह रहे हो तो मान ले रहे, 4p क्या लिख दिया। अब बात आती है 4p, जरा जोड़ो, 5 आ रहा है क्या, 4, और p में कितना होता है 1, 5 आ रहा है क्या। अब मुझसे कुछ लोग लड़ाई करने लगे, सावन तुम तो कह रहे थे 5, और यहाँ पे 2 जगह 5 आ रहा है, कितना आ रहा है
अब बताओ 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 19-20 तो भर गया, 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3D में भी जा सकता है और 4p में भी जा सकता है। कैसे डिसाइड होगा कि किसमें जाएगा? अब बताओ, यहीं पर आप बहुत चालू आदमी थे। फिर से उन्होंने एक नियम दिया, n+l रूल में उन्होंने एक बात बोली, अगर n+l की वैल्यू बराबर आ जाए तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। देखो 4 की 3, तो आंसर क्या होगा? 3d1। क्या होगा? 3d1। आवाज नहीं आया? तो ये समझ में आया स्कैंडियम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं? तो वहां समझ में 3d1 4s2 आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो कहां से निकलेगा सबसे पहले? अरे किसवा वाले निकालो, सबसे आगे वही बड़ा था। नहीं, जो सबसे बाहर की शेल होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, तो कहां से निकलेगा? 4s से, चौथी सेल से। सबसे, अरे यार जाहिर सी बात है, अगर 4-5 घेरे लगे पहले गोली पड़ी तो किसको पड़ेगी? बाहर वाले को। ठीक है, तो पहले कौन निकलेगा? बाहर वाला। तो 4s दिख गया कि नहीं दिख गया? अरे इतना पढ़ा क्यों रहे थे? अब दिखा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे थे। जरा देखो यहाँ पर, अब देखो कि वहां पे देखो क्या लिखा है, 3d1। क्या लिखा है? एक डी सबसेट में कितने कमरे? 5। एक 5 BH के रूम है, और वहां देखो 4s2 लिखा है, और एक दिस इज 4s, दिस इज 3d1, और यहाँ पर आ गया 4p। एक p सबसेल में कितने कमरे? तो कहेंगे 3, और इसमें एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हो गया 4p0, 4s2 और 3d1। यही तो हुआ। और इसके पहले 1s2 2s2 वाला बना लेना, उसकी जरूरत हमको है ही नहीं। अब बात आ रही है, यहीं से खेल शुरू होता है, और यही है पूरा का पूरा खेल। यहीं से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं। वापस पीछे चला गया तो जो है यहीं से खेल शुरू होगा। अब आगे सिखा रहे हैं, यही सिखाना था, यही बताना था, इसलिए मैंने सब कुछ बताया। अब सारा खेल यहीं पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का होगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं यहाँ पर आगे। ये पढ़ो पहले। अब हेडिंग डालो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक तरफ डालो वीक फील्ड लिगेंड। ऐसे लिखो SFL, और एक तरफ लिख लो WFL। जो जो बात बोलूंगा वो क्या वही लिखना है। अब डेफिनेशन आप खाली जान लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो कि which cause greater crystal field splitting energy, CFSE कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। refer to as strong field ligand, ठीक है। जिस लिगेंड की CFSE वैल्यू ज्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। और जिसकी कम होती है उनको क्या कहते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। अब ये लिखना नहीं है, खाली ये लिखना है। सबसे पहला लिखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं? लो स्पिन। लो स्पिन के अलावा लिखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? जितनी बात बोलना सिर्फ उतना लिखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC भी लिख लेना। और स्ट्रॉन्ग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स LSP लिख लेना। सब LSC, लो स्पिन, मतलब ये लिखने के बाद लिखना, ताकि तुम जब आंसर करो तो तुम केवल ये वैल्यू लिखो। लिखो मोस्टली जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। मोस्टली डायमैग्नेटिक, और मोस्टली डायमैग्नेटिक ऐसे लिखा जाता है। रेयरली पैरामैग्नेटिक। ज्यादातर कोई इंसान ज्यादा अच्छा है तो कम बुरा है। इनडायरेक्ट भाषा में क्या बोला? कम बुरा है। इसी तरीके से ज्यादातर ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल है साइनाइड, नाइट्रो, कार्बोनिल, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा जरा यहाँ पे देखो, ये हेलोजन है कि नहीं? इसको लिखने से अच्छा लिखना ऐसे, हम, आप और पानी क्या थे? वीक फील्ड लिगेंड। क्या है? एग्जांपल लिख लेना, आता है एग्जाम में। हम मतलब हेलोजन, हेलोजन क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। आप मतलब बैल, ऑक्स, ऑक्सीलेटो, OX2 माइनस, ऑक्सीलेटो लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। और पानी इज आल्सो लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो 3 है वीक फील्ड लिगेंड, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सब वीक फील्ड है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिख लेना। उसके बाद मोस्टली पैरामैग्नेटिक, क्या लिखना? मोस्टली पैरा, मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा, पैरामैग्नेटिक।
और डायमैग्नेटिक को मैं ऐसे डी लिख करके गोला बना देता हूँ। तो पहली बार आप डायमैग्नेटिक लिख के डी को गोला बनाइएगा, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ सिंबल यूज करेंगे। आ गया? शैल समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब आपको मजा आएगी, हर सेशन इसका इंटरेस्टिंग है। केवल 2-3 शब्द आपको लिखना है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक जगह हो गया, आउटर ऑर्बिटल। इसे देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से तुमने सुना होगा, किसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 4। क्या है? अब इसमें हो सकता है sp3 और एक हो सकता है dsp2। अगर हाइब्रिडेशन dsp2 है तो कैसा हो गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर dsp3 हो गया तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ में आया होगा ना? अभी करके दिखा रहा हूँ, मजा आ जाएगी। ठीक है, पढ़े? पूरा लिख रही हो क्या कहानी? जितना बोलूं उतना लिखो। आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, मोस्टली डायमैग्नेटिक, मोस्टली पैरामैग्नेटिक। कोई भी चीज पैरामैग्नेटिक है वो कैसे डिसाइड होती है? मैग्नेटिक बिहेवियर में। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। ये सब आना चाहिए मैग्नेटिक बिहेवियर। जिसको नहीं आता लिख ले कहीं साइड में। बहुत सी चीज देखो, हर चीज में लिखवा नहीं सकता, लेकिन आप लोग कुछ कुछ चीजें लिख लिया करो। क्या सीखा? कि कहीं किसी भी एलिमेंट के डी सबसेल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। लिख लिया करो। अब बाबू नोट्स अच्छी बनाओ। 2 बार लिखते हो, एक बार। कोई भी काम एक बार में खत्म करना है। एग्जाम एक ही बार में क्वेश्चन क्रैक करना है। दोबारा का मौका कहाँ मिलता है? जिंदगी में दोबारा मौका मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। एक ही बार में नोट्स बनाइए, उसी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। पहले खराब बनेगी फिर अच्छी बनने लगेगी। ठीक है, 1 गो। आगे बढ़े। ये देखिए, ये देखिए, लिखिए। एक बात लिखी है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या? तो मैंने पढ़ाई दिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। खाली लिखिए, पॉइंट लिखिए। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करा देता है? पेयरिंग करा देता है। क्या करा देता है? कहता है चलो जाओ यहाँ से, जाओ उस कमरे में जाओ। क्या करा देता है? पेयरिंग करा देता है। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है, आखिरी के 2 ऑर्बिटल। अच्छा, पहले वाले और डी ऑर्बिटल में, अच्छा डी सबसेल और डी ऑर्बिटल में अंतर जानते हैं कि नहीं? सिखा दें? तो बोलते काहे नहीं हो यार? जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, और वो हमको सीखना है। ये दिमाग क्लियर रखिए। मुंह बना बैठे हैं, ये समझ जाएंगे इशारा। हमको नहीं आ रहा तो बताएंगे, पूछना है। ठीक है, चलो अब मेरी बात को समझो। ये होता है डी सबसेल, और एक डी सबसेल में 5 कमरे। कितने कमरे? कमरों को देखो, सिखा दूं एक बार में, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं सिखाऊंगा। अब ऐसे सीख लो। किसी भी सेल, शेल का मतलब हो गया भैया, एक रफ बात हो रही है। भैया कहाँ रहते हो? लखनऊ रहते हैं। कहाँ रहते हो? लखनऊ रहते हैं। अब जैसे देखो, अब जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे लखनऊ में एक जगह है एलडीको। एलडीको एक टाउनशिप है। तो तुमसे किसी ने पूछा कहाँ रहते हो? कह रहा है एलडीको में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एलडीको में। अब एलडीको में कई सारे अपार्टमेंट्स हैं। क्या है? अपार्टमेंट है। जैसे तो अपार्टमेंट, अलग अलग अपार्टमेंट, पूरी पूरी बिल्डिंग होती है ना। तो किसी कहते हैं ब्लॉक ए, किसी कहते हैं ब्लॉक बी में रहते हैं, किसी को कहते हैं सी ब्लॉक में रहते हैं। अब सी ब्लॉक में कहाँ रहते हो? अगर किसी को तुम्हारे घर में सामान पहुंचाना है तो तुमसे पहले आदमी पूछेगा कहाँ रहते हो? कहेंगे एलडीको। एलडीको में कहाँ रहते हो? कहते हैं सी ब्लॉक में। कहीं सी ब्लॉक में कहाँ रहते हो? तो कहेंगे अपार्टमेंट नंबर 404। अब कहेंगे 404 में मान लो तुम टेनेंट हो, जैसे बैचलर्स हैं, तो मान लो 404 अपार्टमेंट में 3 BHK अपार्टमेंट है। कितना BHK? 3 BHK। अच्छा, 1 BHK में 1 बेडरूम, 3 BHK में 3 बेडरूम, 3 बेडरूम और किचन। तो हम बात कर रहे हैं 3 BHK बेडरूम की। अगर मैं 3 कमरों में बात करता हूँ तो मान लो तुम्हारा पार्सल आना है, तुमने स्विगी से ऑर्डर किया और तुम्हारा ऑर्डर आना है तुम्हारे पास। अब तीनों बैचलर किसी के कमरे में ऑर्डर चला गया तो नुकसान हो जाएगा ना, खत्म कर देगा। तो तुमको कहेगा भैया तुम ऐसे बताओगे
कि भैया एल्डिको में सी ब्लॉक में फ्लैट नंबर 404 में रूम नंबर 2 में, यही तो बताओगे, वही हमारा पार्सल पहुंचाना, राइट? मतलब एक्यूरेट वो पार्सल तुम्हारे तक पहुंचा, तो तुम्हारी एक्चुअल लोकेशन बता रहा है। इसी तरीके से किसी एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है वो वो सीखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा था उस 21वें इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात कर रहा था? तो 21वां इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी शेल में था? तो कहेंगे सर तीसरी सेल में था ना। और तीसरी सेल में कौन से सबसेल में था? कहेंगे डी में था ना, 3D। और डी के अंदर 5 कमरे, कितने कमरे? एक शेल में, जैसे डी सबशेल, डी शेल में मतलब तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? अब 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे पहले ठहर रहे होंगे या किसी सबशेल में होंगे? कोई आदमी कहीं रहता है तो किसी कमरे में रहता है ना, कमरे के किसी घर में रहता है ना, घर के लिए किसी कॉलोनी में रहता है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं टहल रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक शेल में होते हैं और किसी स्पेसिफिक शेल के अंदर भी किसी स्पेसिफिक सबशेल में होते हैं। हम उस सबशेल की बात कर रहे हैं, तो हम 5 डी सबशेल, कौन सबशेल है? 3D। अब डी सबशेल में भी 5 कमरे हैं, 5 कमरों को ऑर्बिटल मान, क्या मानो? तो भैया DXY के बाद DYZ, DZX और इसके बाद DX2 Y2 और इसके बाद DZ2। 5 कमरों के नाम है, जैसे रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 होता है, इसी तरीके से DXY होता है, DYZ होता है, DXZX होता है, या XZ बोलो या ZX बोलो। इसके बाद होता है DX2 Y2, इसके बाद आखिरी वाला होता है DZ2। एक बात लिखी हुई है कि इन कमरों में रहने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या यही बात लिखी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ के? तो कहेंगे आखिरी के 2 ऑर्बिटल। कहाँ के? आखिरी, मतलब इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को छू नहीं सकता। क्या इन ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड भी है तो भी वो चेंज नहीं करेगा, अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लो कि ऊपर के ही रूम में, मान लो 3 कमरे की जगह 4 कमरे होते, मेरे घर में मान लो ऊपर के ही फ्लोर पे 5 कमरे होते, मेरी बात को समझने मजा आ जाएगी। 5 कमरे होते और एक में मान लो कोई रह रहा, दूसरे में कोई रह रहा, तीसरे में हम रह रहे हैं, 2 कमरा खाली है। बुआ आई कह रही कि रिशु ऐसा है उस कमरे में जाओ। मैं कहूँगा अरे बुआ 2 कमरा खाली, जाओ किसी में रह रहे हो। क्या कहा? अरे बगल वाला कमरा खाली, आप उसमें आराम करिए, है तो उसी फ्लोर पे, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगी। मान लो 2 कमरा खाली है तो चाची भी आ गई तो रह लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या रह लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आखिरी के 2 सबशेल में ही जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेंगे उन्हीं की शिफ्टिंग होगी। बात समझ में आई? तो ये बात लिखा है कि एन मेक देम पेयर, कोशिश ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि अनपेयर्ड वाले को पेयर करा दो। क्या करा दो? पेयरिंग करा दो। देखो ये पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ वीक, अब देखो लिखा है, लेकिन ये बात वीक लिगेंड पर लागू नहीं होती है। ये बात यही तो बताई थी, दूर के अंकल आए थे तो नीचे ही थे, चाहे ऊपर का कमरा खाली हो। दूर के अंकल आएंगे, ऊपर का कमरा खाली है तो घर में घुसा लोगे क्या? क्या कहोगे? सुलाओगे गेस्ट रूम में, सो वहां पे। चलो नोट करो, हो गया नोट? अब यहाँ पर क्यों ये बात लिखी थी? ये सब डायग्राम में कुछ लिखा था, देखो मैंने कुछ लिखा है, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, कुछ बातें लिखी हैं। इसका मतलब एक सेकंड रुक जाना बस। हाँ या ना? चलो ठीक है, 2 मिनट रुकिए, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आते हैं काम की बात पे। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, आखिरी के 2 ऑर्बिटल में ही पेयरिंग अनपेयरिंग होगी, मतलब ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे। जैसे मान लो डी सबशेल है, अब डी सबशेल का मतलब ये है कि डी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, कितना? 1 2 3 और ये 4, ऐसे बनाते जाओ, सीखते जाओ। 4 में इन्होंने लिखा है 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? अरे 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? अब अगर एक बात बताओ, चाहे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लें, चाहे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इस्तेमाल करें और चाहे हम वीक फील्ड लिगेंड का इस्तेमाल करें, चाहे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इस्तेमाल करें और चाहे हम वीक फील्ड लिगेंड का इस्तेमाल करें, क्या मैं इसकी पेयरिंग करा सकता हूं? क्या नहीं? क्या? तो इसका मतलब दोनों ही
सबसेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई मेटल जिसके डी सबसेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरा। कैसी? हेलो, नहीं क्या? अरे आंसर बताओ। 4 हैं, कितने हैं? अरे यहाँ क्यों बना दिया? कोई बता सकता है कितने अनपेयर्ड होंगे, कितने पेयर्ड होंगे? अरे जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 और 4। अगर वीक लगेगा तो वो क्या करा सकता है पेयरिंग? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर 4। अच्छा, मैं अनपेयर्ड को हमेशा n से डिनोट करता हूँ। किससे करता हूँ? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर बताओ तो ये वाले को क्या कराएगा? जाओ तुम यहाँ क्या करो, पेयरिंग करो। और पेयरिंग में क्या हो सकता है? ये यहाँ जा सकता है। कहाँ जा सकता है? यहाँ। इसका मतलब पेयरिंग का मतलब ये अपनी जगह से निकल करके 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब 1 2 3। ये जो चौथा वाला है ये अपनी जगह से निकल गया और कहाँ गया? तो कहेंगे सर यहाँ। ये वो बात हो गई, एक बच्चे को उठाया, कहा तुम जाओ उनके कमरे में सो जाओ। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो कहेंगे सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अब यहाँ पर D5 तो वीक फील्ड लिगेंड लगाओगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब यहाँ लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 और यहाँ जो 2 ठो थे वो उठा करके मैं यहाँ लगा दूं तो कितने अनपेयर्ड? 1। कितना? 1 अनपेयर्ड। या हो सकता है वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब बताती है 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 3 4। 1 2 3 4 5 और 6। ये हुंड का नियम था। क्या कहते थे? पहले एक भरो और उसके बाद ही पेयरिंग होगी। पहले कम से कम एक भरेंगे, उसके बाद बचेंगे उनसे, ठीक है, पेयरिंग होगी। अब यहाँ पर भैया 4 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड कितने होंगे? अगर वीक फील्ड लिगेंड लगाओगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे तो ये भी यहाँ जा सकता है और ये वाला यहाँ जा सकता है। तो कितने होंगे? 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। बात को समझ पाए? अब मुझे लग रहा है सारा आइडिया लग गया आप लोगों को किस तरीके से करेंगे। चलो अब काम की बात पे आते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालिए स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या हेडिंग डालिए? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन इसके बाद ही हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, सी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उन सब जगहों पे ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हम वहाँ पर पानी वाली बात लिखी हुई है क्या? ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेटो भी लिखी है, लेकिन जनरल एग्जाम में यही सब आते हैं 4-5। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहला होता है कार्बोनिल। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? कार्बोनिल। उसके बाद साइनाइड है, इसके बाद PPH3 फेनाइल फॉस्फेट। इसके बाद क्या है? नाइट्रेट आयन, इसमें नाइट्रोजन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इसके बाद बाइफेनाइल, इसके बाद ईन एथाइलिन डाइअमीन, उसके बाद अमोनिया फिर पिरिडीन, उसके बाद ठीक है CH3CN मेथाइल साइनाइड। इसके बाद क्या है? NCS- और इसके बाद यहाँ तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? और इसके पानी कैसा है? वीक है। कैसा है? तो यहीं से कैसा लिगेंड शुरू हो गया? वीक फील्ड लिगेंड, पानी, ऑक्सीडेटो। क्या इसी की बात कर रहे थे हम लोग? और इसके बाद देखो यहाँ पर ये सब हैलोजन ही तो दिख रहे हैं और ये हाइड्रोक्साइड आयन, वीक फील्ड लिगेंड। ये सब देखो मैंने वीक फील्ड लिगेंड लिखा है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड में भी सबसे कमजोर कौन सा है? ये सब बात समझ में आ रहे हो? इसका मतलब पानी के बाद नीचे तक जितने भी लिगेंड हैं ये पेयरिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? नहीं करा सकते। गुड। पानी के पहले जितने भी है ये सब क्या करा सकते हैं? पेयरिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ एक्सेप्शन शुरू हो गए। जो अमोनिया है, अब यहाँ पर देखो अमोनिया, यहाँ पर कहीं अमोनिया है। अमोनिया इन 5 मेटल के साथ, ठीक है, क्यों क्या कैसे याद कैसे करेंगे उसमें उसके हंसी आ रही है।
अमोनिया कुछ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह इन 5 मेटल के साथ जो है, जब ये इन 5 मेटल के साथ लगा रहेगा कॉम्प्लेक्स में अमोनिया, तो किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन जो कि कैसा लिगेंड है? कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड है। हेलोजन कैसा था? तो क्लोरीन हेलोजन है ना। तो जब क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा सकता है क्या? लेकिन अगर वो क्लोरीन प्लैटिनम या रोडियम के साथ लगेगा तो क्या कराएगा? पेयरिंग। तो लिखा है कि क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है इन दो। तो इसका मतलब एग्जाम में जो एक्सेप्शन आते हैं वो यही 7 मेटल हैं, ठीक है। अमोनिया का इनके साथ, क्लोरीन का इनके साथ। अब याद कैसे होंगे? पढ़ तो लिया, पढ़ते समय तो सब आता है। याद कराएं। ये क्या है? अमोनिया। क्या है? और अमोनिया को कुछ भी करके पटाओ, लेकिन मन में। कहा? मन में। चलो अच्छा, ये होता है, ये नेचुरल चीज है कि एक ऑप्शन पे आदमी काम नहीं कर रहा था, मल्टीपल ऑप्शन पे काम कर रहे होते हैं लोग। तो लिखो क्लोरीन को भी क्या करो? पटाते रहो। ठीक, ऐसा होता है ना, एक दो ऑप्शन नहीं कई सारे ऑप्शन पे काम कर रहे होते एक साथ, मिशन लेवल पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है? K4FeCN6। अब पहला सवाल ये है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? क्या पहला सवाल तो यही है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा कि इनर ऑर्बिटल। मैग्नेटिक कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा, dsp2 होगा, sp3 होगा, क्या होगा? ठीक है, चलो अब पहली बात तो ये समझो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? मुझे तो यहीं से आंसर मिलता जाएगा। अच्छा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो दूसरा सवाल का जवाब मुझे मिल गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्या? तो Fe इन केस ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ इस तरीके से लिख दूं क्या? आर्गन कॉमा 3d। अच्छा, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना होता है? 26। अगर 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 24 हो जाएगा। इसका मतलब जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे? डी सबसेल से निकलेंगे कि एस से? क्योंकि सबसे बाहर की सेल से निकलता है, तो चौथी सेल सबसे बाहर की सेल है। तो आंसर आएगा 3d6 और 4s0। यही होगा क्या? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे आर्गन कॉमा 3d6 और 4s2। तुमको नहीं आ रहा है क्या ये बात? ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, या तो मैं लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूं? आर्गन, तो उसके सबसे करीब की नोबल गैस। ये दिख रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे बाहर से निकलेगा। तो ये देखो यहाँ से यहाँ जाने पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो कहाँ से निकला? यही तो निकला। इसका मतलब मुझे आयरन किस तरीके का दिखा? तो आयरन मुझे इस तरीके का दिखा 3d6 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, ऐसे ही दिखेगा ना? ऐसे ही तो दिखेगा। और उसके बाद मुझे 4s0 दिखेगा। क्या दिखेगा? 4s0। और उसके बाद मुझे क्या दिखेगा? 4p0। ऐसे दिखेगा ना? अब साइनाइड कितने हैं? तो कहेंगे 6। कितने हैं? 6। ये सीख जाओगे तो हीरो बन जाओगे। 6 हैं। कितने हैं? 6। अच्छा, जब कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही बताता है कि इतने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाले हैं। कितने? मतलब 6 लोग आ रहे हैं तो कितने कमरे बनाएंगे? 6 कमरे। क्या बात समझी हमने? इस बात से याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है कि इतने लोग आ रहे हैं और इतने कमरों की जरूरत है। इतने लोग आ रहे हैं और इतने कमरों की जरूरत है। अब इतने कमरों का इंतजाम हमको करना है। अब यहाँ पर देखो, और एक बात याद रखना, जितने लोग आएंगे वो एक आदमी एक ही कमरे में रुकेगा। एक आदमी 6 साइनाइड को रोकना है। और अब यहाँ पर बात आ रही है कि यहाँ पर साइनाइड जैसे हाइब्रिडेशन अगर 6 है तो 2 हो सकता है।
सकती है। एक एस इन्वॉल्व, एक एस कम, एक कमरा ये और 3 कमरे ये, 3 कमरे हो गए। अब इसी के बाद 4p के बाद एक और, मतलब 4p के बाद क्या बचेगा, नहीं कुछ बचा तो 4d, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 4d 0, और इसके बाद 4fp होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, क्या आया 4d, मतलब 6 लोग आ रहे हैं तो एक ये कमरा ले सकते हैं, 3 कमरा ये, 5 कमरे हो गए। अभी एक कमरे की और जरूरत है तो कहां से लेंगे 4d, तो 3 दिखा sp3d, बात समझ में आई। अब मान लो उसमें से 2 लोग बहुत खास थे, क्या थे 2 लोग, एक लोग बहुत खास थी, बुआ थी, तो वो कहाँ रुके, अपने पूरे अपने खानदान के लोग को ले आए, तो बाकी लोग तो बाहर रहेंगे, बुआ का बाहर नहीं रहेंगे, क्या इज्जत है इनके इनके घर में, तो बुआ क्या। अच्छा यहाँ पर देखो 5 हुआ है, अभी 5 हुआ है, 3 1 4, 4 कमरे 1 5, यहाँ पर एक और कमरा 6, बुआ है, और मान लो 2 बुआ है, तुम्हारे घर में शादी है, 2 बुआ आई है, तुम्हारी 2 ही बुआ थी, 2 आ गई, अपने घर से 2-4 घर वालों को लेके आ गई, तो बुआ तो घर में रहेंगी, बाकी लोग बाहर रह लेंगे, यही तो होता है। तो यहाँ पर एक तरीका, दोनों बुआ कहेंगे हमारा दिशु ऐसा करो, तुम उठो जाओ यहाँ से, हम अपना कमरा छोड़ के कहाँ चले गए, उधर मेरा भाई रहा, कहेंगे अरे तुमको क्या अलग से कहना होगा, तुम भी जाओ। तो इसका मतलब, अच्छा मेरा घर का नाम ऋषु है, तो यहाँ से उठ के हम कहाँ चले आए, तो कहने सर ये कहाँ आ गए हम, मैं अपनी बहन के कमरे में सो रहा हूँ। मान लो ये दूसरे वाले हैं, ये भी आए, कहेंगे दूसरी बहन है मान लो मेरी, मान लो हम उसके कमरे में रह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हम अपने कमरे को छोड़ छोड़कर आप लौट चले, 2 कमरा खाली हो गया। जब 2 कमरा खाली, 2 ही कमरे से लोग निकल ही सकते हैं, इससे ज्यादा से निकल, ऐसा थोड़े मेरे मम्मी निकाल के कहीं तुम जाओ नीचे बैठो, तुम्हारे कमरे में सो रहा है, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो ये हो गया 2 कमरों में, एक में साइनाइड आया, फिर एक में साइनाइड आया, फिर अब 2 लोग तो आ गए, तीसरा साइनाइड यहाँ आएगा, चौथा साइनाइड यहाँ आएगा, 5वां साइनाइड यहाँ आएगा, और 6ठा साइनाइड यहाँ आएगा। तो देखो जरा क्या हो गया, 2d, कितना d, 1s और 3p, क्या हाइब्रिडेशन हो गया D2sp3। ये वाला है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाने में अंदर के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाया गया, इसलिए इसका नाम हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बात, क्या नाम हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो वाले में, पहले वाले में बाहर कहते ना, ठीक है बाहर बिछाए जाए भैया, बाहर बिस्तर लगा जाए सो जाइए, होता है ना। तो ये कैसा बना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बना, हाइब्रिडेशन समझ में आ गया, sp3d। इसका मतलब हमेशा याद रखना dsp2 या sp3। अगर मान लो ये तो 6 था, अगर 4 लोग होते, 4 लोग होते, दिमाग को सोचो, तो 1s 3p इस्तेमाल होता, और अगर मान लो इधर होता तो 1d और 2, 1s और 2p इस्तेमाल होता, तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। सुना ये सब कि नहीं, क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग, ये क्या, ये तो सुना है, हाइब्रिडेशन, अरे sp लीनियर ज्योमेट्री, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, हाँ BCl3 का एग्जांपल पढ़ते थे, हाँ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता था, sp3d ये कैमरा स्टैंड, देख लो ये ऐसी ज्योमेट्री हुआ करती थी, ऐसी ज्योमेट्री। तो ये भैया ये इसके बीच का एंगल कितना है, 90 से ज्यादा है और 120 से कम है, 109.28 डिग्री या 109.5 डिग्री के कितने, 1 2 3, और ये देखो इनके बीच में 4 5 और ये तीसरा वाला 6 बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के, ये हो गए थे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर मैं तुमको दूर से देखूं तो ये इसको जोड़ दो यहाँ से, इसको जोड़ दो यहाँ से, इसको जोड़ दो, तो ये दिख रहा है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सब पढ़ते थे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सुना है कि नहीं, सुना है कि सुना सुना लग रहा है, सुना सुना कि सुना सुना, हाँ ये आया कि नहीं आया। अब ये लिगेंड की ताकत डिसाइड करेगी कि sp3d2 होगा या d2sp3, बताओ क्या होगा, d2, अरे d कहाँ, d तो 5 में होता ना, तो आंसर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कहेंगे सर d2sp3। अब मेरी और दूसरी बात, अरे बेटवा एक बार बताओ, कोई अनपेयर्ड बचा है क्या, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, और किसी केस में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा, डायमैग्नेटिक।
कैसा मैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मोमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब तो तुमको कुछ सब कुछ आता है, केमिकल बॉन्डिंग में पहुंच जाओ, मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन का पूछ लो जितना पूछना है। तो जज साहब तो कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट अगर n की वैल्यू 0, फॉर्मूला याद था मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट हुआ करती थी अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2, फॉर्मूला हुआ करता था ना। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता था अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2, n की वैल्यू होती थी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर भैया वो 0 है तो 0 × 0 + 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? 0। जब मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तब आना चाहिए, सब आता रहता है। जब जब आता है तो सब आता है, नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता। देखो आप रिलेट कर गए, क्लास 12 पढ़ रहे थे 11th में पहुंच गए, आ गया। अब देखो कुछ डायग्राम दिखा दे ताकि तुमको लगे कि कुछ पढ़ाया है। ठीक है, ये देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब sp3, हाँ sp2, सॉरी माफ करना, sp2। अब ds और p नहीं होता, dsp नहीं होता। कहीं घर पे जाए dsp नहीं, ठीक है, हाँ sp2 ही होता है। ये हो सकता है sp3 हो सकता है और dsp2 हो सकता है। ये हो सकता है sp3d dsp3, ये हो सकता है sp3d2 और d2sp3, और ये तो sp ही sp, हाँ 2 ही है ना sp, ये तो sp होगा। इसका मतलब ये नीचे वाले किसकी वजह से बनेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब प्रेजेंट होगा, और ये वाले ऊपर वाले कब बनेंगे? वीक फील्ड लिगेंड। ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं बन सकता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक केस है, बहुत अच्छा केस है। उसमें S वाला उठ के चला आता है तो S वाला कमरा खाली होता है, तो वहां पे भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनता है। बड़ा अच्छा, वो भी सिखाएंगे। इन सब सिखाई दोगे तो करेंगे क्या? ये देखो ये ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। क्या है? लीनियर। ये है सेंट्रल मेटल और ये एक लिगेंड, ये एक लिगेंड, तो ज्योमेट्री कैसी हो गई? लीनियर। ये वाली ज्योमेट्री जीवन ना मैम, ठीक है। ये क्या है? एक ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन है। बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री के 3। अब इसके आगे देखो बच्चा, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ये है स्क्वायर प्लेनर। क्या है? स्क्वायर प्लेनर। ये यहाँ पे आ गया सिंपल मेटल और ये 4 लिगेंड इस तरीके से। ये देखो ये कैमरा स्टैंड, ठीक है। इनका यहाँ पे और यहाँ पर दिख रहा है। अब ज्योमेट्री बनती दिख रही है ना? ये देखो ये है तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल। देखो यहाँ पे ऐसे पिरामिड बनाओ, दिख रहा है? कलर चेंज कर दो क्या? हम ही सब बताएं, तुम लोग नहीं बताने। सावंत दिख नहीं रहा है, चेंज करो कलर, ठीक है? दिखा? ठीक है, चलो ये इसी का, ये वो है, बैग वैग पैक कर रहे हैं। DSP3 ये भैया, ठीक। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से 1 2 3। अब यहाँ पर देखो एक पिरामिड नीचे से ऐसे तीसरा लगा लेना और एक पिरामिड ऊपर से, दिख रहा? एक ही फीस में कितनी बार, ठीक है। अब दिख रहा? साफ सुथरा बना दे। सावन पता नहीं क्या क्या बताता है मम्मी, समझ में नहीं आता। ये ट्रायंगल दिखा? अब ये ट्रायंगल देखो, दिख रहा? इसी तरीके से नीचे भी होगा। हाँ? ये देखो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 6 कार्बन की, ठीक है भैया। ये देखो जोड़ लेना, ठीक है। कुछ बना? अरे कुछ बना नहीं बना? फिर से बना दिखाएं। एक चीज तो ये हो गई। अब यहाँ पर एक है तो ये वाले को जोड़ दो, ये वाले को जोड़ दो, ये वाले को जोड़ दो, ये जोड़ दो, देखा? अब ऐसा ही एक यहाँ कर दो, एक ऐसा, 2 3 4। भैया कलर का पेन चेंज कर लेना, पेन का कलर चेंज कर लेना, ठीक है, आ जाएगा। कलर का पेन चेंज कर, ठीक है। तो
अरे ठीक है, इतनी बड़ी बात हो गई। ठीक है चलो, यहाँ तक समझ आ गया। अब कहाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ये भी हो गया। ये वाला करे तो नहीं करोगे? देखो अरे यार क्या कल करके आएंगे, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पहले वीक फील्डिंग पता करें, बाद में करेंगे अब तब। ये देखो, ये आयरन दिख गया यहाँ पर। ये हम लोग ने पहले किया था, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी पक्का। इसका मतलब वो वही 3d6 आएगा। क्या आएगा? 3d6। अरे मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा भैया। अरे अब कौन मैम छोड़ दी क्लास? अरे रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए, अब आज वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।